गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगी कि डायबिटीज़ क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिज्म संबंधी डिजीज है। मेटाबॉलिज्म अगर एग्जामिनेशन में आए कि कौन सा रोग है जो उपापचयन संबंधी रोग है, तो आप उसका सीधे जवाब दोगे कि मेटाबॉलिज्म संबंधी जो डिजीज है वो है आपका डायबिटीज। मेटाबॉलिज्म से कैसे? जब कार्बोहाइड्रेट जो हम खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं या ब्रेड खाते हैं या रोटी खाते हैं, तो वो टूटता है और देता है ग्लूकोज, और वह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में, जब वो इंसुलिन हार्मोन ठीक प्रकार से वर्क करता है तब। लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा या उसकी कमी रहेगी, तो जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं आलू से, शकरकंदी से या चीनी से, गुड़ से या सभी प्रकार के अनाजों से। खाना में तो यही खाते हैं, रोटी खाते हैं या चाय पीते हो तो अब चीनी उसमें डालते हो। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ठीक प्रकार से मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और जब ठीक प्रकार से उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी और वो लीवर में जा करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, परिवर्तित ग्लाइकोजन में जो है लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, तो जो बचा हुआ है ना पूरे का पूरा ग्लूकोज आपके ब्लड में ही रहेगा। और जब ब्लड में रहेगा तो ब्लड में एक निर्धारित मात्रा में ही ग्लूकोज होनी चाहिए। अतिरिक्त मात्रा अगर है तो वह पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसको हम चिनिया पेशाब भी कहते हैं। इस रोग को चिनिया पेशाब भी कहा जाता है, और ये उपापचयन संबंधी डिजीज भी है ना। मेटाबॉलिज्म उपापचयन संबंधी डिजीज भी है, ये समझ गए होंगे अब आप। तो सबसे पहले भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में डायबिटीज के अधिकांश रोगी जो हैं, जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, खास करके अमीर देश के लोग मधुमेह से अधिक ग्रसित हैं। अब देखोगे तो 1921 ईस्वी में, सन 1921 ईस्वी में डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग कनाडा के थे, और डॉक्टर चार्ल्स हर्बर्ट, इन्होंने प्राकृतिक इंसुलिन की खोज की। क्योंकि आप जानते हो, हमने पढ़ाया था, आपने लीवर पढ़ा होगा, पेनक्रियाज पढ़ा होगा, तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि पेनक्रियाज में इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, और वहां की कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, और वो इंसुलिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है, क्रिया करता है, और उसी को वो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो ग्लूकोज बनता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो अगर इंसुलिन हार्मोन की कोई कमी हो गया, या जैसे कि मतलब जो अग्नाशय की कोशिकाएं हैं, अगर वो इंसुलिन हार्मोन की पर्याप्त मात्रा में सेक्रेट नहीं कर रही हैं, स्रावित नहीं कर रही हैं, अथवा उनकी कोशिकाओं में कोई दोष हो गया, अथवा इंसुलिन निकल तो रहा है लेकिन वो प्रभावी नहीं है, इंसुलिन की स्रावन तो ठीक मात्रा में हो रहा है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, तब भी ये रोग जो है सो हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। अब समझ गए होंगे कि डायबिटीज क्यों हो रहा है ना। डायबिटीज इज ए वेरी वेरी कॉमन। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो डायबिटीज के बारे में नहीं जानता है और जिसके परिवार में डायबिटीज के रोगी नहीं है। मतलब वेरी वेरी कॉमन डिजीज है। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी भी कुछ एक क्वेश्चन आया था कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
तो आप ये देखिए, इंसुलिन की कमी अथवा दोष होने से अथवा इंसुलिन का प्रभाव ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह, जिसको हम बोलते हैं लोकल भाषा में चिनिया पेशाब भी बोलते हैं, और इसको मेटाबॉलिज्म संबंधी डिजीज भी बोलते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म में कोई विकार उत्पन्न हो गया है तब इसको हम उपापचयन संबंधी रोग भी इसको बोलते हैं। तो आप देखिए, अग्नाशय की लैंगरहंस की दीपिकाएं हैं, वहां से आपका निकलता है इंसुलिन, और जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एक्ट करता है, ग्लूकोज को यकृत में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और जितनी यकृत में लीवर में आपको ग्लाइकोजन रखने की क्षमता होती है उतना तो ये रख लेता है। रिमेनिंग को मांसपेशियों में हमारे ये कन्वर्ट हो जाता है एडिपोज टिश्यू के रूप में, और वहां जाकर के संग्रहित हो जाता है। और तब काम आता है जब हम किन्हीं कारणों से यात्रा के दौरान, प्रवास के दौरान, या भूखे रहते हैं, या हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तब यही जो हमारा यकृत में ग्लाइकोजन है, जब हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण नहीं कर पाते हैं, भोजन नहीं खा पाते हैं, तो यही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें हमारी शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जब मैंने आपको बीएमआर पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो निरंतर काम कर रहे हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप खाओ चाहे मत खाओ, उनको तो एनर्जी चाहिए और तभी वो काम करते हैं। इसके लिए आप बीएमआर वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं। अब देखते हैं रीजन्स, क्या कारण है, क्यों होता है डायबिटीज। तो एक तो होता है आपको वंशानुगत, हेरिडिटी। अगर माता पिता अथवा परिवार के जो रक्त संबंधी हमारे रिलेशंस हैं, अगर उनको डायबिटीज है तो उनके संतानों में भी ये डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज हो जाएगा क्यों, किसको? अगर 40 साल से पहले अगर किसी व्यक्ति को होता है मधुमेह, तो समझिए कि उसको यह जो मधुमेह है उनके वंशानुक्रम के कारण आया है। जिस प्रकार से माता पिता की संपत्ति के हम उत्तराधिकारी बन जाते हैं ऑटोमेटिक, बिना लिखा पढ़ी के, इसी प्रकार से माता पिता में यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसके संतानों को भी हो सकता है। तो एक तो इसका रीजन है हेरिडिटी, वंशानुगत, वंशानुक्रम। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, है ना, कहीं से भी जो हमारे वंश में है और उनके कारण अगर हो रहा है तो ये डायबिटीज हमें उनके वंशजों को होता है। तो ये कारण तो ये है। दूसरा है एज फैक्टर। 40 से 50 साल की जब अवस्था व्यक्ति की हो जाती है तो भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है कि 40 से 50 साल की जब उम्र हो जाता है तो व्यक्ति की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, एक्टिविटी कम हो जाती है, कम घूमता फिरता है, कम काम करता है, लेकिन खाना उसी अनुपात में खाता है। जब खाना उसका वही अनुपात है और क्रियाशीलता कम है तो हो जाता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि उसको हो जाए। और दूसरा कारण क्या है? एक तो क्रियाशीलता कम हो गई, दूसरा जो लीवर से इंसुलिन हार्मोन, पेनक्रियाज के इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस है, जो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन हो रहा है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि वीक हो जाते हैं सेल, कोशिकाएं वीक हो जाती हैं। और जब कोशिकाएं वीक हो जाती हैं तो स्रावन जो होता है, सिक्रीशन होता है, वो कम मात्रा में होने लगता है। तो ये फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर है। अक्सर आप देखोगे जो 60 ईयर्स के लोग हैं, 70 ईयर्स के लोग हैं, उनको डायबिटीज होता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर आपका एज है। तीसरा है आपका ओबेसिटी। मोटे लोगों को डायबिटीज अधिक होता है, मोटे लोगों को डायबिटीज अधिक होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि लीवर में ग्लाइकोजन जितना चाहिए उतना उसके लीवर में है, उसके मांसपेशियों में एडिपोज टिश्यू की मात्रा भी ज़्यादा है, और मोटे लोग
खाते तो उतना ही है लेकिन काम वो कम करते हैं, क्रियाशीलता उनकी कम होती है, वो कम एक्टिव होते हैं। तो जब कम एक्टिव होंगे, कार्बोहाइड्रेट बराबर मात्रा में ले रहे हैं, एक्टिविटी है नहीं, तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा कार्बोहाइड्रेट का। अब जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगा, तो ग्लूकोज की मात्रा जो बन रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के दौरान आपको बताया था मैंने पहले की वीडियो में, डाइजेशन के दौरान, कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो बनाता है ग्लूकोज, ठीक है। और ये ग्लूकोज ब्लड में जाके मिला, फिर ब्लड से वो गया लीवर में कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में। लेकिन अब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लिया उतनी मात्रा में ग्लूकोज बना, और जब ग्लूकोज बना तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, अतिरिक्त मात्रा चला गया आपका ब्लड में, है ना। आपने जितना खाया है ना, वो सब चला गया, बन गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बना लेकिन इंसुलिन है नहीं उतनी मात्रा में, एक्टिविटी भी नहीं है। एक्टिविटी रहेगा तो ग्लूकोज आपका काम करेगा, जैसे वॉकिंग कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो या घर का काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, तो ग्लूकोज आपको टूट दे करके आपको एनर्जी दे रहा है। लेकिन जब आप शिथिल हैं, बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, तो इस स्थिति में ग्लूकोज आपकी बॉडी में उपयोग उतना नहीं हो पा रहा है, रक्त में हो रहा है, और रक्त के माध्यम से वो क्या चलता है, वो चला जाता है, अतिरिक्त मात्रा होगा वो चला जाएगा, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो डायबिटीज होने की संभावना मोटे लोगों में ज्यादा होती है। इसी प्रकार से सेक्स, यद्यपि डायबिटीज किसी भी उम्र के लोगों में, किसी भी सेक्स के लोगों में होता है। इसमें स्त्री और पुरुष से कोई खास ऐसा नहीं कि स्त्री को होगा पुरुष को नहीं होगा, पुरुष को होगा स्त्री को नहीं होगा, किसी भी लिंग के लोगों को हो सकता है। लेकिन अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि मेल मेंबर पुरुष जो होते हैं उसमें इसकी संभावना अधिक होती है स्त्रियों की तुलना में। एक कारण ये भी हो सकता है कि पुरुष थोड़े आरामदायक पसंद होते हैं और महिला काम करते रहती है, एक कारण ये भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अभी रिसर्च से और भी ज्ञात होगा कि क्या क्या कारण रहे जिसके कारण मेल में प्रोबेबिलिटी डायबिटीज की अधिक होती है महिला की तुलना में। अब है चौथा होता है मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के कारण भी डायबिटीज होता है। मानसिक तनाव कैसे, मान लो टेंशन है, एंगर है, फियर है, वरी है। अब मानसिक जब तनाव होता है तो टेंशन होता है। अभी आप लोग को पता ही होगा, जिन्होंने टीजीटी का परीक्षा दिया, पीजीटी का परीक्षा दिया, बच्चे लिख रहे हैं मैडम बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है। या अचानक से मान लो हमारे ही ट्रांसफ़र हो गया तो बहुत टेंशन होता है कि नए जगहों में, पुरानी जगहों का काम को समेटना, नए जगहों के काम को ग्रहण करना, तो एक तनाव होता है। या इस उम्र में 40-50 साल की उम्र में बच्चे सेटल नहीं कर पाते हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो पाती हैं, तो ये भी एक तनाव का कारण होता है। और दुनिया भर का घर गृहस्थी, कलह कलेश, ये सब भी तनाव के एक कारण है। एंगर, क्रोध की स्थिति में भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। भय के कारण भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है। अगर आप चिंतित होते हैं, उद्वेग रहते हैं, मानसिक उथल पुथल रहता है, उलझने रहती हैं, तो भी मेंटल स्ट्रेस के कारण भी डायबिटीज हो जाता है। मैं खुद इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ, मुझे भी डायबिटीज हुआ था गत वर्ष में। कारण क्या था कि सारे चीज़ ऑनलाइन थे और ऑनलाइन में मुझे कुछ भी नहीं आता था। सारे चीज़ ऑनलाइन था, सारा पोर्टल पर डालना था और मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मुझे भी लगता था मैं कैसे काम कर पाऊंगी, कागजों में तो काम कर लेती हूँ पर ऑनलाइन तो मुझसे आता नहीं है। और ये मेंटल स्ट्रेस का बड़ा रीजन बना और डायबिटीज हुआ। लेकिन चलो शुक्र है भगवान का कि अब मैं उससे वरी हूँ, मतलब मैं उससे मेरा छुटकारा हो गया, डायबिटीज अभी वर्तमान में नहीं है। तो मेंटल स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और मेंटल स्ट्रेस स्थिति में क्या होता है, कई लोग भोजन नहीं खाते हैं, गुस्से में नहीं खाते हैं, खाया नहीं जाता है। कई लोग तनाव में भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। और कई लोग उसका उल्टा होता है कि जब वो तनाव में रहते तो भी बराबर खाना खाते हैं, खाना उतना ही मात्रा में खाते हैं, कई लोग खूब खाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है, ना खाओ तो नुकसान और ज़्यादा खाओ तो नुकसान, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ही तो इसका मेन है प्रॉब्लम। और वो मेटाबॉलिज्म जाता है गड़बड़ा, और जब मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा तो बेटा ये रीजन्स हो जाते हैं, ये परेशानियां हो जाती हैं। समझ गए बात को आप? तो ये बहुत बड़ा रीजन है। एक तो हेरिडिटी, माता पिता से मिलता है बच्चों को।
दूसरा होता है आपका एज फैक्टर। एज फैक्टर में आपकी बॉडी वीकेंड हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, अब इंसुलिन हार्मोन उतना निकलेगा नहीं तो ये रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा भी एक बड़ा कारण है। अभी मैंने बताया मोटे लोग शिथिल होते हैं, काम नहीं करते, क्रियाशीलता कम हो जाती है तो भी हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस, अभी मैंने बताया कि जब मानसिक तनाव होता है व्यक्ति को तो खाना या तो कम खाते मात्रा में खाते हैं, खाना अनियमित हो जाता है, अनियमित होगा तो भी गड़बड़ाएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और अधिक मात्रा में खाएगा तो गड़बड़ाएगा। तो इसका मेंटल स्ट्रेस जो है आपका टेंशन, एंगर, फियर, वरी, उलझने, ये सब भी एक कारण पैदा करते हैं। अब देखते हैं, अब हम मेटाबॉलिज्म जो बार बार हम कह रहे हैं कि उपापचयन उपापचयन, क्या होता है उपापचयन, क्या है मेटाबॉलिज्म, इसको हमें जानना है। एडल्ट में ग्लूकोज की मात्रा जो ब्लड में है वो होना चाहिए 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ रक्त होना चाहिए। मतलब 80 और 120 है तो सोचो कि नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो डायबिटीज बढ़ता जाता है, बॉर्डर लाइन में पहुंचता है ना। 100 भी पहुंचा तो भी गलत है, 80 ही है इसका नॉर्मल। अब ऐसे तो 80 से 110 भी डॉक्टर नॉर्मल ही मानते हैं, तो अपन देखते हैं कि 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। लेकिन जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 180 मिलीग्राम और इससे ज़्यादा होने लगे तो समझो कि डायबिटीज है, डायबिटीज के बॉर्डर लाइन को आप क्रॉस कर गए, डायबिटीज की प्री डायबिटिक कंडीशन में आप आ चुके हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब सीवियर डायबिटीज किसी व्यक्ति को होता है ना, गंभीर डायबिटीज, तो अब उस समय उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है 400 से 600 मिलीग्राम तक। ये सीवियर की स्थिति में होता है और इस स्थिति में व्यक्ति कोमा में जा सकता है, बेहोशी की स्थिति में जा सकता है। तो ये देखो, ये जो स्थिति है गंभीर स्थिति है। 180 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का डायबिटीज, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा मात्रा में 180 मिलीग्राम से ज़्यादा मात्रा में अगर ग्लूकोज है ब्लड में, तब वो क्या होगा कि वो जो ग्लूकोज है, अतिरिक्त ग्लूकोज है, वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, मांसपेशियों में जमा नहीं हो पा रहा है, वो सारा का सारा कहाँ घूम रहा है, रक्त में। तो जब रक्त में घूमेगा तो क्या होगा, रक्त के है ना, वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता रहेगा और वो कहलाता है ग्लाइकोस्यूरिया। मतलब स्थिति ग्लाइकोस्यूरिया हो जाती है जब पेशाब के माध्यम से ग्लूकोज निकलने लगे। इसीलिए देखते हो कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है, अगर वो पेशाब करता है तो वहाँ चींटियाँ जल्दी से लग जाती हैं उनके पेशाब के आसपास में। क्यों लगती हैं? कि उसमें ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज मीठा होता है, चीनी होता है उसमें, इसीलिए इसको चीनिया पेशाब भी कहते हैं। समझ आ गई बात को? तो जैसे ही 180 मिलीग्राम से ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है तो वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है और जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज देता है और ग्लूकोज ही से ही हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है कि जो मीठे चीज़ है वो कम से कम खाए, ज़्यादा ना खाएं। जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, या शुगर केन का जूस हो गया, ये सब चीज़ें उनके लिए वर्जित हैं, क्योंकि डायरेक्ट अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे, अधिक मीठा लेंगे तो उनके ब्लड में भी ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, और जब अधिक मात्रा हो जाएगी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो पेशाब के माध्यम से ग्लूकोज निकलेगा और वो डायबिटीज का एक बहुत मुश्किल वाला स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा होता है फैट। ये तो मैंने कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया। कार्बोहाइड्रेट टूट करके 98% से 100% तक ग्लूकोज देता है। कितना? 98 से 100% तक। ग्लूकोज देगा टूटेगा तो।
100% तो ग्लूकोज देता है टूटता है तो। अब आप ये देखिए कि जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में क्या करेगा, फैट का मेटाबॉलिज्म देखो आप, तब उस समय वसा जो फैट है वही टूटता है और एनर्जी देता है। व्यक्ति को तो एनर्जी चाहिए कहीं ना कहीं से मिले, तो जब फैट टूटेगा तो टूटेगा किसमें, फैट का जब मेटाबॉलिज्म होगा, है ना, उपापचयन फैट का होगा, तो क्या बनता है इसमें, देखोगे वो टूटेगा तो देगा एसीटेट में और फैटी एसिड में। क्या देगा ये, एसीटेट और फैटी एसिड में ये टूट जाता है। और जो फैटी एसिड है इसका जब विघटन होता है तो बनता है एसिटिक एसिड, कीटोन बॉडीज, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। ये तीनों चीजें जो बनी विघटन के दौरान, ये तीनों बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, कीटोन बॉडीज हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड हो गया, ये तीनों चीजें पॉइजनस, जहरीले। ये तीनों चीज जहरीला है। और जहर कहाँ घूम रहा है, ब्लड में। ब्लड से कहाँ जा रहा है छनने के लिए, किडनी में, वृक्क में छन रहा है ना, किडनी में छन रहा है। तो किडनी इतना छान नहीं पाता है, किडनी की फिल्टरेशन इतनी नहीं हो पाती है, तो ब्लड में घूमता रह जाता है, ब्लड हो जाता है पॉइजनस। अब पॉइजनस होने के कारण व्यक्ति का जब रक्त जहरीला हो जाएगा, रक्त में जहर की मात्रा बढ़ जाएगी और कीटोन बॉडीज के रूप में, एसिटिक एसिड के रूप में, तो रक्त में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब ब्लड हो जाएगा एसिडिक। और फिर व्यक्ति कोई निर्जलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और फिर उसको कोमा हो जाएगा, बेहोशी हो जाएगी, कई बार मूर्छा हो जाता है, देखते हो ना, इसी कारण मूर्छा हो जाता है व्यक्ति को। और फिर तीसरा देखते हैं हम, वो है आपका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन क्या है आपको पता है, हमारी सेल्स जो हैं बॉडी की वो सब प्रोटीन की बनी होती हैं, आपको पता है। तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की स्थिति में क्या होता है कि ये प्रोटीन भी जब टूटता है ना, तो क्या देता है, ग्लूकोज देता है। 58% तक जो नॉन नाइट्रोजनस प्रोटीन है वो टूटता है और देता है ग्लूकोज 58% तक। और इस स्थिति में क्या टूटता है, हमारी बॉडी की सेल्स और टिश्यूज ही टूटती हैं, 58% तक ग्लूकोज देता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है। और जब सेल्स में अब ये टूटेगा तो एसेंशियल अमीनो एसिड की हो जाएगी कमी, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी हो जाएगी, है ना, एसेंशियल एसिड्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। जब इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये स्थिति भी खतरनाक हो जाती है। इसीलिए आप देखते हो कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज होता है उसका शरीर दुर्बल हो जाता है, मांसपेशियां क्षीण हो जाती हैं, वेस्टेज जब मसल्स हो जाता है, इसका कारण यही है और दूसरा कोई कारण नहीं है। समझ गए बात को, क्योंकि उसकी बॉडी तो टूटता है, उसकी कोशिकाएं टूटती हैं, टिश्यूज टूटते हैं और वही कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, बॉडी को तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वही ग्लूकोज चाहिए, बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। किसके लिए चाहिए, फंक्शन के लिए चाहिए, चाहे फंक्शन बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स के वर्क करने के लिए चाहिए, अथवा आप बाहरी काम जो भी करती हैं, दौड़ती हैं, भागती हैं, काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, या कोई भी काम का आप कर रहे हो, खेतों में काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, सबके लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो उस समय प्रोटीन एनर्जी देता है। एनर्जी आपको कहाँ से मिला, एक तो कार्बोहाइड्रेट दिया, दूसरा कौन सा दिया, फैट दिया, और तीसरा कौन सा दिया, प्रोटीन दिया। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया, तब फैट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया और फिर प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। और इस स्थिति में डायबिटीज की जो संभावनाएं हैं वो सब बढ़ जाती हैं और ये सारी टूटती हैं। जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज देगा, है ना, ये 100% तक टूट करके ग्लूकोज दे सकता है, 98% तक कई जगहों में आप देखोगे। फिर फैट टूटता है तो ग्लूकोज देता है और प्रोटीन टूटता है तो ग्लूकोज देता है। ये 58% तक प्रोटीन देगा और 10% तक आपका फैट देता है, ये ग्लूकोज दे रहा है। अब ये मेटाबॉलिज्म जब गड़बड़ा जाता है तो आपके
देख लो कि डायबिटीज़ हो जाता। अब आप मैं समझती हूँ कि डायबिटीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज़ हो क्यों रहा है और डायबिटीज़ की स्थिति में क्यों कोमा हो जाता है व्यक्ति को, क्यों बेहोशी हो जाता है। कई बार तो व्यक्ति इतनी ज़्यादा बेहोश हो जाता है कि उसको अस्पताल पहुंचानी पड़ती है और कई बार तो उसको पैरालिसिस भी हो जाता है, मतलब पक्षाघात वाली स्थिति भी डायबिटीज़ के केस में हो जाती है। तो वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं इसको ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मधुमेह के लक्षणों के बारे में चर्चा करूँगी और मधुमेह अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो डाइट के माध्यम से उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तब तक जाने के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।